गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पिछला चैप्टर जो 3rd चैप्टर था वो था मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और उसके फंक्शन को पढ़े थे। बच्चों ध्यान दो, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, oogenesis प्रोसेस, पार्टूरेशन यानी प्रसव और गैस्टुलेशन, गैस्टेशन यानी गर्भावस्था जो पीरियड होता है, सब कुछ हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। इस चैप्टर में उसी से संबंधित जो सामाजिक स्तर पर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं या जनन से संबंधित जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का जो नॉर्मल फंक्शन है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो या कौन कौन से दिक्कतें आ सकती है, उसको इस चैप्टर में बताया गया है। छोटा ही चैप्टर है बच्चों, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आप यदि किसी भी साल का पेपर उठा लें तो इस छोटे से चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से हर साल पूछे गए हैं, और किसी साल तो इस छोटे से चैप्टर से 10 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बता रहा हूं बच्चों, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 3 से 4 जरूर रहेंगे। 4 क्वेश्चन मानकर चलिए कि इस चैप्टर से रहेंगे। तो थोड़ा बारीकी से इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर को क्यों शामिल किया गया, उसका महत्व क्या है, इसको हम लोग जाने तो इस चैप्टर को शामिल करने का मुख्य वजह है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो WHO ने अभिप्राय बतलाया कि सामाजिक स्तर पर किस प्रकार रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या ये कहें कि सेक्स ऑर्गन से संबंधित कितनी जानकारियां होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से जो प्रोग्राम्स या एक्ट चलाए गए हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने, बच्चों तक पहुंचाने, बच्चों में इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है। 7 अप्रैल 1948 को जब WHO की यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुआ तो WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी एक अभिप्राय बतलाया। वो अभिप्राय क्या था? वो अभिप्राय रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्शन से संबंधित, जनन से संबंधित सभी पहलुओं, जैसे सामाजिक स्तर पर, उसके नैतिक स्तर पर पूर्णतः स्वस्थता से लिया गया। तो सामाजिक स्तर पर भी पूर्ण स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और नैतिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। आप देख सकते हैं, इसको नोट भी करना है। सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई, जिसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अभिप्राय रिप्रोडक्शन यानी जनन के सभी पहलुओं, जैसे सामाजिक, नैतिक, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थता से। क्लियर है बच्चों? मैं आपको अभी, आप मेरी बात को सुन लें, हम आपको कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको नोट कर लीजिएगा। लिखने का वजह देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि मैं समझाऊंगा, इसमें मेरी बात को सुने, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। नोट्स जो बनाना है मैं आपको बताऊंगा कि कहां से स्क्रीनशॉट लेना है और क्या नोट करना है।
विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वप्रथम नेशनल लेवल पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए कुछ प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रोग्राम को चलाया। विश्व में भारत एक पहला ऐसा देश है जो सामाजिक स्तर पर पूरे देश में कुछ प्रोग्राम को चलाया। इसके पहले कोई अन्य देश इस प्रोग्राम को नहीं चलाया था, जिसमें सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया गया, जो कि पूरे देश में इसको लागू किया गया। आप देख सकते हैं भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम 1951 में शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो गली गली इसका एक पोस्टरिंग, बैनरिंग किया गया था। आप भी शायद वो प्रोग्राम देखे हैं, टीवी पर भी उसका प्रचार किया गया था कि एक कपल के साथ दो बच्चे थे और उसका स्लोगन था, हम दो हमारे दो। इस स्लोगन, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1951 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत ही ये स्लोगन इसके उस विजुअली रूप से दिखाते हुए इसको शामिल किया गया था, हम दो हमारे दो। तो जिसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, इसका मुख्य जो रोल था वो जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड था, तथा जनन संबंधित जानकारी, जो भी रिप्रोडक्शन या सेक्स ऑर्गेन जो भी है, इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, उसकी जहां पर लोग इसके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझते, उसको शिक्षा क्लास में शामिल करते हुए लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य ध्येय था। तो जनन संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाता है किसके अंतर्गत? परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत। अब इसी कुछ और भी ईयर बीते, कुछ साल बीते, तो इसमें और भी कुछ प्रोग्राम इसमें शामिल किया गया, और उस जो प्रोग्राम उसमें शामिल किए गए, कुछ पहलू जो कुछ छूट गया था, शुरुआत में बना था, उसमें कुछ और भी पहलू शामिल किए गए। उन पहलुओं को शामिल करके इसका एक नया नाम पड़ा। ये नाम बच्चों आप RCHP, शॉर्ट नाम ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि RCHP का फुल फॉर्म पूछ दे, जिसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आर से रिप्रोडक्टिव लिखा भी है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब आपका इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ये ध्यान रखना। डिफिनीशन तो आप डिफिनीशन ऐसे पूछेगा नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अंडरलाइन कर रहा हूं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1951 में, और RCHP का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स पर भी लिख लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ये विभिन्न प्रोग्राम चलाए गए, वो किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया था। तो आप सबसे पहले ये सब हेडिंग क्या बीच में हेडिंग डालेंगे, सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रोग्राम्स में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? विद्यालयों में यौन शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम को शामिल करना। यौन शिक्षा संबंधित मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित, जो कि आप खुद 12th में या इसके पहले भी 10th में भी पढ़े होंगे। जो पिछला चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आइए अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये सबके अंतर्गत ये बिंदु शामिल है। दूसरा बिंदु है यौन संचारित रोग, सेक्स संबंधित जो रोग होते हैं, जो
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एसटीडी, जिसका पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संचारित रोग है, सेक्स से संबंधित जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का स्थानांतरण होता है, उसे कहते हैं यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको हम लोग अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उन रोगों को पूर्णतः लोगों को में पहुंचाना, उसकी पूर्णतः जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है जन्मजात एवं उपार्जित रोग का पूर्णतः जानकारी देना। जन्मजात रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही होते हैं और वो अपने माता पिता से वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसका एक अगला चैप्टर भी है जन्मजात रोग के बारे में। जैसे जो भी जन्मजात रोग हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, ये एक जन्मजात रोग है। उसके अलावा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये ट्रांसफर होने वाला रोग है, अपने माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो इसको भी, जो जन्मजात रोग हैं, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का मतलब समझ गए? जन्मजात रोग के ऐसा भी नहीं कि कुछ जन्म से है लेकिन वो ट्रांसफर होने वाला नहीं है, तो उसको जन्मजात नहीं, जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो गया है, जैसे अंधा, ये वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, तो जन्मजात रोग है। उपार्जित रोग, उपार्जित रोग क्या है कि वो जन्म से नहीं है, एक्वायर्ड डिजीज इसे कहा जाता है। जन्म से नहीं है, वो इन्वायरमेंट में ही वो रोग उत्पन्न हुआ, जैसे कि बाद में कैंसर हो गया, या जो भी टाइफाइड इत्यादि जो भी बुखार हैं, या कोई रिप्रोडक्शन से संबंधित उपार्जित रोग है, जैसे कि बाद में जैसे गर्भाशय में कैंसर हो जाना, किन परिस्थितियों में गर्भाशय में कैंसर होता है, या यौन संचारित रोग हुआ, ये उपार्जित रोग हैं। इसकी पूर्णतः जानकारी देना। और जो चौथा पॉइंट जो मुख्यतः है, मादा भ्रूण हत्या। आप लोग सुने होंगे, एक जांच के द्वारा, एक जांच गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया था, एमनियोसिंटेसिस। आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एमनियोसिंटेसिस क्या है कि ये जन्मजात रोग को ही पता करने के लिए एमनियोसिंटेसिस एक मेथड लागू किया गया। एक मेथड था जिसके द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता था और उस एमनियोटिक फ्लूइड की पूर्णतः डीएनए टेस्ट होता था और पता लगाया जाता था कि कोई इस बच्चे में जन्मजात रोग तो नहीं है। लेकिन उसका उपयोग किया जाने लगा कि उस जो भ्रूण है उसके सेक्स के बारे में पता किया जाने लगा कि ये मेल है कि फीमेल है, और मादा भ्रूण हत्या बढ़ने लगा। तो एमनियोसिंटेसिस पर फिर गवर्नमेंट ने पूर्णतः रोक लगा दिया। तो बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो जैसे परिवार नियोजन में हम लोग देखे थे कि किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण और जनन संबंधित जानकारी देना था। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरुआत हो रहे हैं। यहां मतलब पिछला में तो था ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये सभी पॉइंट से भी लिया गया है, और यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों शामिल है। जैसे आपका क्वेश्चन एक आ सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। इससे रिलेटेड ही, इतना बड़ा तो प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न था 2016 या 17 में था कि बंध्याकरण की उपायों का वर्णन करें। तो वो भी हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे, लेकिन आगे। इसमें आप फर्स्ट देखें, जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ऐसे कई हैं जिसमें हम उसी में से एक वर्णन किए हैं कि मेनस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ये कुछ सावधानियां, इसमें किसी प्रकार की जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए कोई अलग से दवा या इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें बस थोड़े से समय को ध्यान दिया जाता है कि इसमें कपल्स
यानी कि मेल और फीमेल जो हैं एमसी मेनस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच, जो मेनस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत है फर्स्ट डे, जिसमें कि ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, वो फर्स्ट डे से जो 10वां दिन होता है और 17वां दिन के बीच क्वाइटस नहीं हो। क्वाइटस मतलब उन दोनों के बीच, वो दो कपल के बीच, मेल और फीमेल के बीच कोई सेक्स संबंध स्थापित ना हो, उसी को कहा जाता है क्वाइटस। यानी कि क्वाइटस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि आप बर्थ कंट्रोल चाहते हैं तो क्यों 10वें से 17वें दिन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है? आप यदि पिछले चैप्टर पर ध्यान दें तो आपको मैं बताया था कि जो फीमेल में जो ओवुलेशन प्रक्रिया, जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, वो अप्रोक्स 14वें दिन होता है। मेनस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत के से 14वें दिन ओवुलेशन प्रक्रिया होती है। बाय चांस कभी आगे पीछे वो डेट होता रहता है, इसलिए कि शारीरिक जो कमजोरियां हो सकती है या कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो जो 14वां दिन ओवुलेशन होना है वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, और बिना ओवुलेशन हुए निषेचन क्रिया तो होगा नहीं। तो 10 से 17वें दिन के बीच ओवुलेशन प्रक्रिया होता है। यदि इस समय के दौरान क्वाइटस हो, यानी कि मेल और फीमेल के बीच सेक्स संबंध स्थापित हो, तो निषेचन प्रक्रिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बस ये समय को रोका जाए, इस समय में क्वाइटस प्रक्रिया न हो तो बर्थ कंट्रोल अपने आप संभव है, बिना कोई हार्मोनल चेंजेस, बिना कोई अलग से पिल्स यानी कि दवा, बिना ये सब की उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड है प्राकृतिक मेथड में। इसके अलावा भी लैक्टेशन मेथड है। लैक्टेशन मेथड के बारे में लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। अक्सर जब प्रसव क्रिया के बाद, पर्टुरेशन के बाद जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कुछ दिन तक स्टॉप हो जाता है। यदि उसके दौरान यदि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे को जो स्तनपान कराया जाता है वो यदि लगातार 6 महीना तक अच्छे रूप से, प्रॉपरली रूप से होता रहे, तो उस समय भी निषेचन प्रक्रिया होने की संभावनाएं कम रहती है। लेकिन ये जो मेथड है ओनली 6 मंथ तक ही इफेक्टिव रहता है। तो ये सब कुछ नेचुरल मेथड है, जिसमें ये पहला सबसे इफेक्टिव है। दूसरा है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, जिसमें कि हम लोग इसमें कुछ बाहरी जो बैरियर का उपयोग किया जाता है, इसको बैरियर मेथड भी कहा जाता है, मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है, जिसमें बाह्य रूप से कुछ ऐसे वस्तु का उपयोग किया जाता है कि निषेचन प्रक्रिया रोक सकें, जिसके बाह्य रूप से उपयोग होने वाले डिवाइस शामिल हैं इस विधि में निषेचन प्रक्रिया को रोकने के लिए। अब देखिए, जो यांत्रिक जो सामग्री है, जो डिवाइस है, वो कौन कौन से? कंडोम्स, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, डायफ्राग्म्स, इसका नाम आप लोग कम सुने होंगे, इसका भी उपयोग किया जाता है। ये रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल यानी कि दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये फीमेल यानी कि मादा के द्वारा इस्तेमाल होता है। और जिस प्रकार मेल के द्वारा कंडोम्स, उसी प्रकार से डायफ्राग्म का इस्तेमाल होता है फीमेल के द्वारा। तीसरा है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल, आपको ध्यान होगा कि सर्विक्स जो पॉइंट है वो गर्भाशय का जो यूटेरस है उसका जो निचला जो पोर्शन है, शुरुआत का पोर्शन, वो सर्विक्स होता है, उस पर यह इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल कैप इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके अंतर्गत है? यांत्रिक विधि। इसमें यह नाम ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मेथड है ये हार्मोनल विधि है। हार्मोनल विधि यानी कि कुछ हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन बनाकर, संबंध बनाकर, जैसे कोई स्मॉल डोज यानी छोटे से उसके स्मॉल डोज रखते हुए कुछ दवाएं बनाई गई टेबलेट के रूप में, और उसको ओरली यानी कि मुंह के द्वारा खाया जाने वाला टेबलेट बनाया गया। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन, दो हार्मोन फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का
स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है। ओरली यानी कि मुंह के द्वारा खाया जाने वाला जो टेबलेट है, जिसे पिल्स के नाम से जानते हैं। कई प्रकार के पिल्स बनते हैं, जिसमें एक फेमस नाम है सहेली। सहेली आप नाम सुने होंगे, जो कि हफ्ते में फीमेल के द्वारा हफ्ते में एक गोली लिया जाता है, और ये CDRI के द्वारा बहुत अच्छा टेबलेट के रूप में इसे विकसित किया गया था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा CDRI, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि CDRI क्या है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा सहेली नामक जो एक पिल्स है, टेबलेट है, उसको विकसित किया गया था। ये बर्थ कंट्रोल के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ था। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम था। तो और भी हम विधि को देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाकर अगला जो पॉइंट लिखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का जो चौथा मेथड है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है यहां, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, और दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत तो ये शामिल ही है। जैसे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ देगा कि IUD क्या है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा कि IUD का पूरा नाम क्या है। IUD का मतलब हो गया इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। यूटेरिन जो शब्द है यूटेरस से रिलेटेड है, यूटेरस को ही यूटेरिन कहा गया है। और इंट्रा यानी कि गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर जो डिवाइस स्थापित किए जाते हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल को रोकता है, उसी को कहते हैं IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इसका फर्स्ट तो आप यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये डिवाइस डॉक्टर्स, इसको कैसे स्थापित किया जाता है कि ये कोई डॉक्टर के द्वारा या अनुभवी नर्स के द्वारा इसे फीमेल के जो गर्भाशय है उसमें स्थापित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डिवाइस डॉक्टर्स या अनुभवी नर्सेस द्वारा यूटेरस में वेजाइना के रास्ते, यूटेरस में वेजाइना के रास्ते लगाई जाती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जिसमें मुख्यतः कॉपर टी, ये यहां से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। कॉपर टी के नाम सुने होंगे। कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए, और इसको कैसे लगाया जाता है ये आप देख सकते हैं। कि कॉपर टी का आकार किसके समान है? टी के आकार का है। चूंकि ये प्लास्टिक और कॉपर का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉपर टी। इसको डॉक्टर या अनुभवी नर्सेस के द्वारा गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अब कॉपर टी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार जाइगोट को, जो निषेचित अंडाणु है, वो किस प्रकार गर्भाशय में उसे स्थापित होने से रोकता है, क्या क्या इसके अंदर गुण होते हैं। तो ये आप ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। आपके 2017 या 18 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस पॉइंट को शामिल किया गया था कि कॉपर टी गर्भाशय में कॉपर आयन का स्त्रावण करता है। चूंकि कॉपर का बना है, उससे हमेशा कॉपर आयन Cu++ का स्त्रावण होता रहता है, जो कि शुक्राणुनाशक है। या तो स्पर्म को वो डिस्कार्ड कर देगा, स्पर्म को ही मार देगा, और कुछ शुक्राणु बच गए तो उसकी गति को कम कर देता है। चूंकि आप जानते हैं कि शुक्राणु गतिशील होता है, मोटिलिटी उसके अंदर होती है, तो उसके मोटिलिटी को वो कम करता है। कुछ इसके बावजूद भी किसी तरीके से वो फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किए, और फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करके अंडाणु को निषेचित कर दिया और वो जाइगोट बना, तो भी उसको गर्भाशय में स्थापित होने से रोकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉपर टी का स्त्रावण, कॉपर आयन का स्त्रावण करता है, जो कि शुक्राणु नाशक की तरह कार्य करता है, तथा यह शुक्राणु के गति को भी कम करता है।
कॉपर आयन युक्त गर्भाशयी वातावरण निषेचित अंडाणु को स्थापित होने से भी रोकता है। ये काफी इफेक्टिव होता है बच्चों। ये जो कॉपर टी है, ये जो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, अनुभवी डॉक्टर या नर्सेस के द्वारा स्थापित किया जाता है, ये काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी ये कॉपर टी यूटेरस कैंसर भी, यदि बॉडी हमारा जो फीमेल बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा ये कॉपर टी रिस्की होता है। तो ये था इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अब एक जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही एक इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सर्जिकल विधि के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, एक सर्जिकल मेथड के द्वारा उसे पूर्णतः बर्थ कंट्रोल के लिए उसे जो फैलोपियन ट्यूब है या वास्ट डिफरेंशिया है उसको काट दिया जाता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, ये जनसंख्या नियंत्रण का 5वां विधि है। यह जो विधि है आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन के रूप में भी आया था कि मानव में बंध्याकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। लघुतरीय प्रश्न में था, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं उसमें। यही से एक प्रश्न था जो मैं अभी बोला कि मानव में बंध्याकरण विधि का वर्णन करें। तो और यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। आप यदि क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। सर्जिकल मेथड, इस विधि में सर्जरी द्वारा नर और मादा को बंध्याकरण किया जाता है। नर में जब हम लोग विभिन्न जो एसेसरी ऑर्गेन जो थे, सेक्स ऑर्गेन, उसमें हम देखे थे कि वास डिफरेंशिया होता है और फीमेल में एक फैलोपियन ट्यूब होता है। तो नर में बंध्याकरण में क्या किया जाता है? इसमें एक छोटी सी सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा जो मेल का जो वास डिफरेंशिया उसको काट कर गांठ बांध दिया जाता है कि वहां से स्पर्म आगे ना बढ़े। तो स्पर्म आगे ना बढ़े इसलिए कौन सा पोर्शन काटते हैं? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया क्या है? आपको याद होगा कि वास इफरेंशिया होता भी है और वास डिफरेंशिया भी होता है। एपिडिडाइमिस में प्रवेश करने वाली जो नली होती है वो वास इफरेंशिया होता है, और एपिडिडाइमिस से जो बाहर नली निकलती है उसको कहते हैं वास डिफरेंशिया। तो उसी वास डिफरेंशिया में छोटा सा कट मार के उसको गांठ बांध दिया जाता है, और इस विधि को कहते हैं वैसोअक्टोमी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें वास डिफरेंशिया को काटकर छोटा सा गांठ बांध दिया गया है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? वैसोअक्टोमी। आपसे यही पूछा गया है कि नर में बंध्याकरण की विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं? वैसोअक्टोमी। ठीक इसी प्रकार देखो, आप कैसे ध्यान रखोगे? वास डिफरेंशिया से वास शब्द है उसको काटा गया, अक्टोमी शब्द आप उसमें जोड़ सकते हैं। वास डिफरेंशिया को काटा गया तो वास, और उसको काटा गया तो वैसोअक्टोमी। उसी प्रकार मादा में जो बंध्याकरण की विधि है उसमें फैलोपियन ट्यूब को, जैसा कि देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब को काट कर गांठ बांध दिया जाता है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा गया इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्यूबेक्टोमी। आपको इन दोनों नाम में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, इसलिए कि आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब मेल में नहीं पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो फीमेल के बंध्याकरण को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी, और मेल में वास डिफरेंशिया होता है इसलिए वैसोअक्टोमी। तो ये था जनसंख्या नियंत्रण के कुछ मुख्य विधियां। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक इस चैप्टर की ओर बढ़। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सगर्भता का चिकित्सीय समापन या गर्भपात, एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? आप ये नाम सुने हैं, गर्भपात, जिसमें
जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको चिकित्सा के द्वारा किसी दवा के द्वारा उसे समय से पूर्व ही नष्ट करना एबॉर्शन है। इसी से एक रिलेटेड एक शब्द है एमटीपी। एमटीपी आपके ये प्रश्न आपके बोर्ड में भी आया हुआ है और ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है कि एमटीपी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसका जो फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना यानी कि रोकना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी जो पीरियड है, गर्भावस्था है, उसको दवा के द्वारा टर्मिनेट कर देना यानी कि रोक देना, वही है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेट करना मतलब रोकना, किसके द्वारा? मेडिकल यानी कि कोई भी दवा के द्वारा, या तो हार्मोनल बेस्ड कोई दवा हो या सर्जरी के द्वारा भी होता है। लेकिन ये मुख्यतः क्या है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भावस्था को समाप्त करने की क्रिया को ही हम कहते हैं गर्भपात, एबॉर्शन। ये आप टर्म ध्यान रखिएगा, एमटीपी। एमटीपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चों जान लीजिए, सुन लीजिए पहले, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एमटीपी जो इसमें दवाएं उपयोग होती हैं वो काफी उसका साइड इफेक्ट भी होता है। गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए 1971 में कुछ इस पर एक्ट बनाए और इस एक्ट का मुख्य ध्येय था कि जो मदर मोर्टेलिटी है, एबॉर्शन के दौरान कभी कभी जो माता है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है, या उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या जो इसको इलीगल रूप से उपयोग होने लगा, जो एमटीपी का जो दवा का उपयोग हो रहा था, इसको लिंग निर्धारण, बच्चों में जो शिशु है उसका लिंग निर्धारण जानकर और उसका एबॉर्शन करवा देना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1971 में कुछ गवर्नमेंट ने नियम बनाए। उस नियम में देखिए, सबसे पहले जो एमटीपी का उपयोग होता है, जो दवा का इस्तेमाल होता है, 1 से 12 वीक तक का यदि एम्ब्रियो विकसित है तो उसको दवा के द्वारा एबॉर्शन कराया जा सकता है, थोड़ा सा कम रिस्क होता है। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया कि रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से पहले यदि 1 से 12 वीक तक का यदि एबॉर्शन करवाना है तो एक मेडिकल ऑफिसर से आपको परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो अच्छे से सलाह लेकर ही एबॉर्शन कराया जाए। यदि 12 से 24 वीक तक का वो एम्ब्रियो है तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार 2 मेडिकल ऑफिसर से या 2 मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे सलाह लेकर जो दवा चलाया जाए, उसके लिए 2 मेडिकल जो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे सलाह ली जाए। तो ये मुख्यतः किस लिए ये नियम बनाया गया? ताकि जो मदर मोर्टेलिटी है उसको कम किया जाए, जो इसका इलीगल उपयोग हो रहा था उसको कम किया जाए। तो बात यह है कि इसको लाया क्यों गया? फिर जो एमटीपी है, यहां पे प्रश्न आता है कि इतना जब एक्ट लगाया गया तो लाया क्यों गया? देखिए, इसको लाने का मुख्य कारण था कि बर्थ कंट्रोल के लिए लाया गया था। बर्थ कंट्रोल यानी कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में हम 2 हमारे 2 का ये जो स्लोगन था, यदि आगे चलकर ये 2 से 3 बच्चे या 4 बच्चे की संभावना हो तो उसमें मेडिकल जो एबॉर्शन होता है वो कराया जाता है। लेकिन इसका उपयोग किया जाने लगा, जो बच्चों का जो एम्ब्रियो विकसित हो रहा है उसका लिंग निर्धारण करके जो मेल और फीमेल जो शिशु है उसको, उस रेशियो को बिगाड़ने में इसका उपयोग होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने तमाम अलग अलग समय पर इसके लिए कुछ नियम बनाए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसका गलत उपयोग होता है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा तो इस रूप में होने लगा कि जो नीम हकीम, जो झोले छाप डॉक्टर, वो
बहुत सारे ऐसे दवाओं का इस्तेमाल, ऐसे दवा दे देते हैं कि जिससे माता के शारीरिक इफेक्ट, शरीर पर बहुत ज्यादा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है और इससे मादा का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप इसको नोट कर लीजिए बहुत, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमटीपी। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद ये चैप्टर काफी छोटा है, ये इतना लिखने के बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और है इस चैप्टर का, ठीक है, एक लेक्चर और है, इसके बाद ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। छोटा ही चैप्टर था, आप लोग बुक में देख सकते हैं कि बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 4th चैप्टर है। बहुत जल्द इसके बाद मैं लगातार इसी का अगला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और ये चैप्टर लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग मेंडल्स के जो प्रिंसिपल हैं उसको हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर जो कि थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों।